गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए ज्योग्राफी में जो हमारा थर्ड लेसन चला हुआ है उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे बड़े बांधों की 4 हानियाँ। सबसे पहले लोगों का विस्थापन, पेड़ पौधे जलमग्न हो जाते हैं। नंबर 3, झगड़े, राज्यों के बीच में झगड़े हो जाते हैं और समुदायों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। इसके बाद बड़े बांधों ने मिट्टी की लवणता बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई है? क्योंकि बड़े बांध जिससे ज़्यादा भूमि पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा सिंचाई की जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई होती है वहाँ पर भूमि लवणीय हो जाती है। बड़े बांधों का सामाजिक ढांचे पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? इससे जो धनी जमींदार है, जो अमीर और गरीब के बीच में जो है वो ज़्यादा अंतर पैदा हो जाता है। इसके बाद है बड़े बांधों का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव बताएं। इससे वनस्पति जलमग्न हो जाती है, वही है जो हमने पीछे 18 क्वेश्चन में की। इसके बाद है 22, हिमालय की नदियाँ सदा नीरा क्यों है? सदा नीरा का अर्थ है कि उसमें हर समय जल क्यों रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मौसमी है, यानी उसमें केवल मौसम में ही पानी आता है जब बरसात का मौसम होता है। सदा नीरा का अर्थ है सारा साल बहने वाली। हिमालय की नदियों को शुष्क ऋतु या वर्षा ऋतु दोनों ही ऋतुओं में जल प्राप्त होता है और ये वर्षा ऋतु में जल प्राप्त करती हैं। शुष्क ऋतु में हिमालय की बर्फ पिघल कर इन्हें जल प्रदान करती है। यही कारण है कि हिमालय की नदियाँ सदा नीरा है। दूसरी तरफ प्रायद्वीप की नदियाँ वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है, इसमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल पाया जाता है, ग्रीष्म काल में ये सूखी होती है। इसके बाद कृष्णा गोदावरी जल विवाद क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा गोदावरी के जल को कोयना नामक स्थान पर एक जल विद्युत परियोजना, यानी उसके ऊपर एक डैम बनाया गया था और बिजली बनाने के लिए, और इस पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने आपत्ति उठाई है। इसका कारण है कि इसमें इन राज्यों को बहुत कम जल मिल पाएगा, जिसका उनकी कृषि उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण से ये कृष्ण गोदावरी जल विवाद था। बड़े बांधों का कारण, बाढ़ों का कारण कैसे बनते हैं ये बताना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तलछट जमा हो जाते हैं। तलछट यानी जो रेत, मिट्टी, कंकड़ जो भी पानी के अंदर होता है तो वो भूमि पर जम जाता है, जिसके कारण जो है जब उसमें बांध के पीछे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है। अधिक वर्षा के समय इन बांधों में बहुत सा जल नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो भीषण बाढ़ का कारण बन जाते हैं। बड़े बांधों के जलाशय में तलछट के जमाव के क्या दुष्परिणाम? वही है बाढ़ आना और भूमि का जो है ह्रास होना, भूमि का निम्नीकरण होना। जैसलमेर स्थान में प्राचीन काल में सिंचाई के लिए वर्षा का जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता था? खेतों का वर्षा जल संग्रहण के भंडार के रूप में बदल दिया जाता था। इनमें गड्ढों और जोड़ों की भांति जल खड़ा रहता था और मिट्टी को नमी प्रदान करता रहता था। ये उन्होंने जल को इकट्ठा किया। प्राचीन काल में अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल के संग्रहण का क्या महत्व है? अर्ध शुष्क यानी जहाँ पर सूखा रहता है अर्ध शुष्क, और शुष्क जहाँ पर बहुत ही कम बरसात होती है। तो इसमें बताया वर्षा जल के संग्रहण से मौसम, शुष्क मौसम में खेतों की नमी मिलती रहती है और वर्षा के जल, पालर पानी को प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसलिए एकत्रित वर्षा जल बीमार लोगों को पिलाया जाता था। बहुत से लोग टांकों या तालाबों के साथ लगते भूमिगत कमरे भी बना लेते, यानी भूमि के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है वो कमरे बना लेते थे, जिसके अंदर जल को स्टोर किया जाता था। राजस्थान में वर्तमान में वर्षा जल के संग्रहण की क्या स्थिति है? वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताना कि वर्षा जल कैसे इकट्ठा किया गया है। भारत की 4 प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। जल संभरण विकास क्या? जल संभरण यानी जल को मिट्टी में या भूमि में बनाए रखना, जैसे मिट्टी एवं नमी के संरक्षण, जल संग्रहण, वनारोपण के द्वारा, बागवानी के द्वारा, चारागाह विकास आदि कार्यक्रमों को सामूहिक रूप से जल संभरण विकास कहा जाता है। भूमिगत जल से जो भूमि के नीचे जल होता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? सबसे अधिक का उपयोग सिंचाई के लिए होता है, यानी खेतों में किसान सबसे ज़्यादा उपयोग उसका करता है, और उपयोग योग्य कुल जल का 84% भाग ही इसमें खप जाता है। कृषि सिंचाई में क्या महत्व है?
ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं और इसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। सारा वही बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। ये आपने इसमें परियोजनाओं का नाम ये ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये जो है हमारे मैप के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे परियोजना का नाम यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना है, ये किस नदी पर बनी हुई है? दामोदर नदी पर। किस राज्य को इससे लाभ मिलता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, वो कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। कहाँ पर? ये पंजाब में है और हरियाणा और राजस्थान को भी इससे फ़ायदा मिलता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा के अंदर है। कोसी बिहार के अंदर है। तो ये सारे जो है हम इसके बारे में, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने 47 तक करने हैं। अगर इसमें जो बीच में हमने क्वेश्चन अभी नहीं आपको कराए हैं, क्योंकि ये सारे इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।